आपके कमर दर्द के पीछे की असली वजह क्या है? डिस्क प्रॉब्लम, मसल स्ट्रेन, जॉइंट डिसफंक्शन या छुपा हुआ फ्रैक्चर। हर बैक पेन एक जैसा नहीं होता और न ही उसका ट्रीटमेंट। रूट कॉज समझना पहला स्टेप है और आज हम आपको देंगे उसका एक क्लियर रोड मैप। मैं हूं डॉक्टर अंकित सोनी, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। और मैं हूँ डॉक्टर योगिता सोनी, डेंटल सर्जन। तो तो चलिए चलिए शुरू शुरू करते करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए, बैक पेन के कॉमन कॉजेस क्या होते हैं? बैक पेन के मेन कॉजेस को हम 4 स्ट्रक्चरल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डिस्क प्रॉब्लम्स, जैसे कि इंटरनल डिस्क डिजनरेशन, डिस्क प्रोलैप्स या लंबर कनाल स्टेनोसिस। दूसरा है मसल स्ट्रेन या स्प्रेन, यहाँ मांसपेशियों में खिंचाव तनाव जो ज्यादा लोड उठाने या गलत पोस्चर के कारण हो सकता है। तीसरा है जॉइंट के इश्यूज, जैसे कि फैसेट जॉइंट डिसफंक्शन या सैक्रोइलियक जॉइंट पेन। और चौथा है बोन या वर्टिब्रल बॉडी के प्रॉब्लम्स, जैसे कि वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स। चलिए अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। डिस्क की प्रॉब्लम तो सब सुनते हैं। लोग कहते हैं डिस्क स्लिप हो गया है, नस दब गई है। पर असली प्रॉब्लम क्या होती है? आपने कुछ हेवी टर्म यूज किए थे, इंटरनल डिस्क डिजनरेशन, डिस्क प्रोलेप्स, लंबर किनाल स्टेनोसिस। ये सब काफी कंफ्यूजिंग लगता है। थोड़ा टेक्निकल हो गया, तो चलिए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। डिस्क रिलेटेड बैक पेन के 3 मेन टाइप्स होते हैं। ये प्रॉब्लम ज्यादातर 20 से 30 साल के यंग लोगों में देखी जाती है, स्पेशली उनमें जो लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठकर काम करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स या हाउसवाइफ्स। अब जब हम कंटिन्यूअसली बैठते हैं तो डिस्क के अंदर का प्रेशर, इंट्राडिस्कल प्रेशर, बढ़ने लगता है। इस वजह से डिस्क का जेल लाइक पार्ट, जिसे न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, डिस्क की आउटर लेयर यानी कि एनुलस फाइब्रोसस में सीप करने लगता है। पूरा बाहर नहीं आता, पर अंदर ही अंदर इरिटेशन क्रिएट करता है। तो इसका मतलब जेल डिस्क के अंदर होता है पर आउटर लेयर तक पहुंच जाता है। एग्जैक्टली exactly. इस स्टेज में दर्द डिफ्यूज होता है, मतलब कि एक जगह पर फिक्स नहीं होता। बैठने पर बढ़ता है और लेटते ही रिलीफ मिल जाता है। चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ केसेस में दर्द कमर से कूल्हे या जांग तक जा सकता है, लेकिन पैरों में घुटने के नीचे कभी नहीं जाता। तो अगर किसी को सिर्फ बैठने में पेन है, लेटने पर आराम मिले और पैरों में कोई करंट जैसा दर्द या झंझनाहट न हो, तो आईडीडी हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। अब नेक्स्ट है पीआईवीडी। अब अगर जेल लाइक मटेरियल, न्यूक्लियस पल्पोसस, ज्यादा प्रेशर की वजह से आउटर लेयर एनुलस फाइब्रोसस को बाहर की तरफ बल्ज करने लगे या धक्का देने लगे और ये उभार नियर बाय नर्व रूट को इरिटेट करे, तो इसे कहते हैं पीआईवीडी या स्लिप डिस्क। और अगर न्यूक्लियस एनुलस को तोड़ के बाहर निकल आए तो उसे एक्सट्रूजन कहते हैं। और अगर ये बाहर निकला हुआ जेल टूट कर डिस्क से अलग ही हो जाए तो उस स्टेज को कहते हैं सिक्वेस्ट्रेशन। ये वही है ना जिसमें लोग बोलते हैं साइटिका का दर्द पैर में करंट जैसा लगता है? बिल्कुल, इसमें आमतौर पर शुरुआत होती है कमर के दर्द से, फिर कुछ दिनों में दर्द पैरों में करंट की तरह सट सट नीचे जाने लगता है। झंझनाहट, सूनापन या वीकनेस भी महसूस होती है। कई बार पैरों का दर्द शुरू होते ही कमर का दर्द बंद हो जाता है। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कमर में दर्द कभी होता ही नहीं, डायरेक्ट पैरों में या पैर की पिंडलियों में ही दर्द शुरू होता है। और ये दर्द छींकने, खांसने या बाथरूम में मोशन या यूरिन पास करने के समय जोर लगाने पर बढ़ता है, राइट? हाँ, और बैठने से भी ये पेन और इंटेंस हो जाता है, क्योंकि बैठने से डिस्क पे प्रेशर बढ़ता है जो नर्व को कंप्रेस कर सकता है। अब बात करते हैं उन पेशेंट्स की जो 50-60 साल के आसपास होते हैं। इस एज में डिस्क की हाइट कम होने लगती है, वर्टिब्रा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक लिगामेंट होता है, लिगामेंटम फ्लेवम, वो फोल्ड होकर स्पाइनल कैनाल के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से कैनाल नैरो हो जाती है। तो स्पाइनल कैनाल में जो नर्व्स जाती है, उनके लिए जगह कम हो जाती है? बिल्कुल सही। देखिए, लंबर स्पाइन में स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, वहां सिर्फ कॉर्डा इक्वाइना के नर्व रूट्स होते हैं। लंबर कनाल स्टीनोसिस में ये नर्व रूट्स डायरेक्टली दबते नहीं हैं, बल्कि उनकी ब्लड सप्लाई देने वाली जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं वो कंप्रेस होने लगती हैं। और ये कंप्रेशन ज्यादातर तब होती है जब पेशेंट
चल रहा होता है, क्योंकि चलने के दौरान लंबर स्पाइन एक्सटेंडेड होता है, जिससे पहले से ही नैरो कनाल और ज्यादा नैरो हो जाती है। ओह, तो जब हम चलते हैं तभी वेसल्स पे प्रेशर बढ़ता है। एग्जैक्टली exactly. जब ब्लड सप्लाई कम होती है, नर्व्स सही से काम नहीं कर पाती और तब शुरू होते हैं सिम्टम्स, जैसे पैरों में भारीपन लगना, झंझनाहट या कमजोरी महसूस होना। तो जब पेशेंट चलने लगता है तो ब्लड की डिमांड बढ़ती है, लेकिन ब्लड वेसल्स पे दबाव पड़ने से नर्व की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। हाँ, और जब थोड़ी देर चल लेते हैं तभी सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट्स को पैर भारी भारी लगने लगते हैं और उसको लगता है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। फिर पेशेंट को मजबूरन रुकना पड़ता है, कुछ देर बैठना पड़ता है और बैठने से नर्व्स को दोबारा ब्लड सप्लाई मिलने लगता है। सिम्टम्स रिलीफ हो जाते हैं और फिर पेशेंट उतना ही डिस्टेंस फिर से चल पाता है। वही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। चले, सिम्टम्स आए, बैठ गए, ठीक हो गया, फिर से चलें। एग्जैक्टली exactly. इस साइकिल को ही हम कहते हैं न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन। ये हॉलमार्क साइन होता है लंबर कनाल स्टेनोसिस का। तो दोस्तों, अब तक हमने डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी, इंटरनल डिस्क डिजनरेशन, डिस्क प्रोलैप्स और स्टेनोसिस, जो मोस्टली स्पाइन के सेंट्रल स्ट्रक्चर्स को इंपैक्ट करती है। लेकिन बैक पेन के सभी केसेस डिस्क की वजह से नहीं होते। कई बार प्रॉब्लम सॉफ्ट टिश्यूज जैसे कि मसल्स या फिर जॉइंट्स या बोन्स में भी होती है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, मसल स्ट्रेन या स्प्रेन। तो सर, अब मसल स्ट्रेन या स्प्रेन के बारे में बताइए। इसमें कैसा पेन होता है और ये किस एज ग्रुप को ज्यादा इम्पैक्ट करता है? मसल स्ट्रेन या स्प्रेन अक्सर तब होता है जब हम गलत पोस्चर में काम करते हैं या एकदम से स्पाइन पर ज्यादा लोड देते हैं, जैसे सडन हेवी वेट उठा लेना या एक लंबे सेडेंटरी फेज के बाद एकदम से एक्टिविटी शुरू करना। इसका पेन लोकलाइज्ड होता है, पेशेंट यूजुअली उंगली रखकर एग्जैक्ट स्पॉट बता सकते हैं। दर्द एकदम से स्टार्ट होता है और पेशेंट क्लियरली याद करते हैं कि किस दिन किस काम के बाद दर्द शुरू हुआ। ये इशू मोस्टली 20 से 40 साल के लोगों में देखा जाता है, स्पेशली उन लोगों में जो ऑफिस जॉब के बाद अचानक जिम ज्वाइन कर लेते हैं या घर का काम करते वक्त गलत तरीके से झुक जाते हैं। और इस टाइप के पेन में पैरों में झंझनाहट या करंट जैसा नहीं होता, राइट? हाँ, ये सिर्फ मस्कुलर पेन होता है और रेस्ट, गरम सिकाई, लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और पोस्चर करेक्शन से इजीली ठीक भी हो जाता है। अब बात करते हैं जॉइंट के डिसफंक्शंस की। फैसेट और एसआई जॉइंट के पेन के पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है? ग्रेट क्वेश्चन। फैसेट जॉइंट स्पाइन के पीछे होते हैं। इसमें यूजुअली लोकलाइज्ड लोअर बैक पेन होता है, स्पेशली मॉर्निंग में या प्रोलॉन्ग सिटिंग के बाद, बहुत देर बैठने के बाद। पेशेंट्स को बेंडिंग, आगे झुकने या ट्विस्टिंग करते वक्त शार्प पेन फील हो सकता है। ये पेन 30 से 50 साल के लोगों में कॉमन होता है। और एसआई जॉइंट का पेन? एसआई जॉइंट स्पाइन और पेल्विस को कनेक्ट करता है। इसका पेन ज्यादातर लोअर बैक के एक तरफ होता है, जो हिप्स और थाइज तक स्प्रेड कर सकता है। ये पेन प्रोलॉन्ग सिटिंग या स्टैंडिंग के बाद और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। एसआई जॉइंट पेन 20 से 40 साल के लोगों में, स्पेशली महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है। मतलब अगर पेन एक तरफ हो और सिटिंग या स्टैंडिंग में बढ़ रहा हो तो एसआई जॉइंट की वजह से ही ऐसा सस्पेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और जब हम एज रिलेटेड इश्यूज की बात कर रहे हैं तो एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स, स्पेशली एल्डरली में। चलिए उस पर भी बात करते हैं। वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स का बैक पेन में क्या रोल होता है, स्पेशली ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले फ्रैक्चर्स का? ये फ्रैक्चर्स अक्सर ट्रिवियल ट्रॉमा या हल्की फुल्की चोट से ही हो जाते हैं, जैसे बेड या चेयर से गिरना, झुकना, कुछ भारी सामान उठाना या सिर्फ छींकने से भी कई बार हो सकते हैं। पेन सडन और शार्प होता है, स्पेशली करवट बदलने, उठने बैठने या सीधा खड़े होने में। ये प्रॉब्लम ज्यादातर 60 साल से ऊपर के लोगों में, स्पेशली पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में देखी जाती है। तो फ्रैक्चर के लिए कोई मेजर इंजरी जरूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां इतनी वीक हो जाती हैं कि छोटी सी चोट भी फ्रैक्चर का रीजन बन सकती है। और प्रिवेंशन में कैल्शियम, विटामिन डी और एक्टिव लाइफस्टाइल काफी हेल्प करती है, राइट? बिल्कुल। और अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क सस्पेक्ट करते हैं तो बोन डेंसिटी टेस्ट भी करवा के देखना चाहिए। दोस्तों, आज के सेशन में हमने बैक पेन के 4 मेन कॉजेस को डीपली समझा: डिस्क, मसल्स, जॉइंट और बोन रिलेटेड इश्यूज। जब आप पेन के पैटर्न को समझने लगते हैं,
तब ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में जाता है। तो बैक पेन को लाइटली मत लीजिए, अर्ली डायग्नोसिस से बड़ी प्रॉब्लम्स प्रिवेंट की जा सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके कोई रिश्तेदार या दोस्त बैक पेन से सफर कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। Stay healthy, stay strong. Bye bye, take care.